हेलो एवरीवन। अभी हम ल्यूसेंस जीके में पढ़ेंगे इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। और आज का चैप्टर है इवोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसको हम दो पार्ट्स में देखेंगे। तो 1777 से 1858 तक तो था ईस्ट इंडिया कंपनी का राज। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का राज खत्म हो गया और डायरेक्ट रूल चला गया ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास, यानी कि क्राउन के पास। तो 1858 से 1947 तक किसका रूल था? क्राउन का। इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स बिफोर 1857। सबसे पहले हम जानते हैं रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के बारे में। तो 1773 तक कंपनी के पास बंगाल, बिहार और उड़ीसा का पूरा एरिया आ चुका था। दीवानी राइट्स आ चुके थे। 1765 की जो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद थी उससे दीवानी राइट्स मिल गए थे। लेकिन उन्होंने पूरा मामला गड़बड़ कर दिया था। 7 सालों में बंगाल की हालत ही बिगाड़ दी थी। ऐसे में ब्रिटिश सरकार ने इंटरफेयर किया कंपनी के कामों में और एक कानून बनाया, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। ब्रिटिश सरकार ने एक रिपोर्ट बनाई और वो रिपोर्ट की जो कमेटी थी उसको हेड कर रहे थे ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर लॉर्ड नॉर्थ। और उसी पर बेस्ड था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। नाम से ही पता चल रहा है ये रेगुलेट करने के लिए बनाया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी को। ईस्ट इंडिया कंपनी जो बेलगाम हो चुकी है उसे रेगुलेट किया जा सके। इसमें जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको ब्रिटिश के पार्लियामेंट्री कंट्रोल के अंडर किया गया। जो ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नेंस था उसे। और सबसे पहले तो कंपनी के पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस को रिकॉग्नाइज किया गया। पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस का क्या मतलब है? कंपनी जो भारत आई थी व्यापार करने के लिए, लेकिन अब वो कंपनी के पास किसकी जिम्मेदारी थी? बंगाल की। राजनीतिक तौर पर भी और एडमिनिस्ट्रेशन में, जैसे कि सड़कें बनाना, डे टू डे देश के अफेयर्स को देखना। कंपनी ये सब को इग्नोर कर रही थी। और इस टाइम पर सबसे पहली बार ब्रिटिश सरकार ने कहा कि ये कंपनी की जिम्मेदारी है जिसे आपको निभाना पड़ेगा। और इसी से भारत में सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की शुरुआत हुई। गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया था। और जो तीनों प्रेसिडेंसीज थी, कैलकाटा, बॉम्बे और मद्रास, अब वो तीनों गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अंडर आने लगी। वॉरेन हेस्टिंग्स पहले ऐसे गवर्नर जनरल थे। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई कलकत्ता में। और इनके जो पहले चीफ जस्टिस थे वो बने लॉर्ड इम्पे, और इन्हें कहा जाता था फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ फोर्ट विलियम। अब गवर्नर जनरल जो था उसके पास पावर थी रूल्स, रेगुलेशंस और ऑर्डिनेंसेस बनाने की। लेकिन किसकी सहायता से या किसकी कंसेंट से? सुप्रीम कोर्ट के कंसेंट से। और गवर्नर जनरल को अब एडवाइस करने के लिए एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई। इस एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 4 मेंबर्स थे। इन सब के अलावा अब ब्रिटिश ऑफिसर्स को मना कर दिया गया कि अब आप अपने लेवल पे अपना प्राइवेट ट्रेड नहीं कर सकते, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अफसर थे वो बहुत ही ज़्यादा भ्रष्ट हो चुके थे। वो प्राइवेट ट्रेड में लाखों करोड़ों अपना पर्सनल व्यापार करने में ही कमाते थे। और कंपनी को तो इन्होंने कब से बैंकरप्ट कर दिया था, 1752 से। और रिश्वत लेने पर भी ऑफिशियली बैन लगा दिया गया था। अब हम देखते हैं पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। इस टाइम पे विलियम पिट जो थे वो प्रधानमंत्री थे इंग्लैंड के। तो इस एक्ट का नाम रखा गया पिट्स इंडिया एक्ट। ये वाला एक्ट रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 को सुधारने के लिए था। उसमें जो कमियां थी उसको ठीक करने के लिए था, ताकि जो कंपनी का एडमिनिस्ट्रेशन है वो और बेहतर तरीके से चल सके। इस एक्ट में कंपनी के राजनैतिक और व्यापारिक हिस्सों को अलग किया गया। और इसमें कहा गया कि दोनों अलग है, इनका मैनेजमेंट पूरी तरीके से अलग होना चाहिए। कमर्शियल अफेयर्स को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स मैनेज करेगा। और पॉलिटिकल अफेयर्स को मैनेज करने के लिए नया बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना दिया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल में 6 मेंबर्स थे और इनके जो हेड थे वो थे एक मिनिस्टर ब्रिटिश गवर्नमेंट के। और इसके पास सारी पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी। यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल सुपरवाइज करेगा गवर्नमेंट को और रेवेन्यू को। मतलब सरकार का मैनेजमेंट इसके हाथ में दे दिया गया। एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जहां 4 मेंबर्स होते थे, 1773 के एक्ट के तहत उन्हें 3 कर दिया गया। इस एक्ट का सिग्निफिकेंस क्या है? इस एक्ट में पहली बार भारत को जो टेरिटरी है उसे कहा गया ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया।
1784 के बाद हम देखेंगे कि ब्रिटिश सरकार भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके ऊपर कंट्रोल बढ़ाती चली जा रही है। 1858 में तो बस फॉर्मेलिटी बच गई थी कि कंपनी से जो राज है वो अपने हाथ में ले लेना है। अब हम देखते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1793। चार्टर एक्ट का मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का चार्टर आगे बढ़ा रहे हैं हम। हर 20 साल बाद आपका जो चार्टर है वो रिन्यू होगा और ये बात कह दी गई कि इसमें हम हर 20 साल में देखेंगे कि कंपनी को आगे राज देना है या नहीं। जो पिछले एक्ट्स के कुछ इंपॉर्टेंट मेन प्रोविजंस थे वो इस एक्ट में भी कंटिन्यू किए गए। फिर जो सैलरीज थी बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स की वो इंडियन रेवेन्यू में से जाती थी। मतलब जितने भी मेंबर्स हैं उनकी सैलरी भारत के रेवेन्यू में से ही निकलेगी। और ये सिलसिला कब तक चला? 1919 तक। यानी जितने भी अफसर हैं जो डायरेक्टर वगैरह ब्रिटेन में बैठे हैं उन सबकी सैलरी जो है वो भारत से जाती थी। बाद में जाकर जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है उनकी सैलरी ब्रिटेन से दी जाने लगी। इस एक्ट में कोर्ट्स को पावर दे दी गई कि अब वो यहाँ पे जो रूल्स और रेगुलेशंस हैं उनको इंटरप्रेट कर सकते हैं। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी को ये परमिशन भी दे दी गई कि वो भारत से चाइना में ओपियम का व्यापार कर सकते हैं, यानी कि अफीम का। और अगले 50 सालों में चाइना अफीम का इतना आदी हो गया कि वहाँ ओपियम वॉर्स होने लगी चाइना और इंग्लैंड के बीच। इस एक्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत के बाहर व्यापार करने की परमिशन दे दी गई। अब हम देखते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1813। इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली खत्म कर दी गई। ईस्ट इंडिया कंपनी के पास एक छत्र अधिकार था कि सारा व्यापार, भारत में जितना भी व्यापार होगा वो पूरा ईस्ट इंडिया कंपनी ही कर पाएगी। पहले ऐसा नहीं था कि मैनचेस्टर से कोई व्यापार के लिए उठकर यहाँ आ जाए और अपनी ब्रांच खोल दे। सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही ऑथराइज थी कि जितना भी व्यापार होगा, साबुन से लेकर माचिस की तीली तक, मैट्रेस तक, जो भी है सब ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू ही इंपोर्ट या एक्सपोर्ट होगा। ये मोनोपोली अब खत्म कर दी गई। इसका रीज़न क्या था? ब्रिटेन में चल रहा था इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन और वहाँ के लोगों का बहुत प्रेशर था कि भारत जैसा मार्केट आपने मोनोपोलाइज क्यों कर रखा है। इंडस्ट्रियलिस्ट के प्रेशर के कारण ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली खत्म कर दी गई। लेकिन कंपनी ने अपने पास दो चीज़ें बचा ली। पहला, चाइना के साथ जो ट्रेड था वो उन्होंने बचा लिया, और दूसरा चाय का व्यापार। और ये दोनों ही बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल ट्रेड थे। ब्रिटिश के लोग जो थे वो चाय के दीवाने थे और चाइना के साथ भी उनका अफीम का व्यापार चल रहा था, उसमें बहुत ही ज़्यादा मुनाफा था। जो 3 काउंसिल्स थी, मद्रास, बॉम्बे और कैलकटा में, उनके जो पास थे उनको और ज़्यादा बढ़ा दिया गया था। फिर 1 लाख रुपए दिए गए थे एनुअली एजुकेशन के लिए, जो पहले 10 साल तक तो अलॉट ही नहीं किए गए थे। जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे उनको अब भारत में आके चर्च खोलने की परमिशन दे दी गई थी ताकि वो अपने धर्म का प्रचार कर सके। यहाँ पे जो लोकल ऑटोनॉमस बॉडीज थी, अब उनके पास टैक्सेस लेवी करने की, टैक्स लेने की परमिशन या पावर मिल चुकी थी उन्हें। अब हम देखते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1833। अब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन और तेज हो गया था। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के कारण कई मांगे उठ रही थी इंग्लैंड में, और वहाँ लिबरल प्रिंसिपल्स बहुत ही ज़्यादा हावी हो रहे थे, और वहाँ सरकार भी लिबरल थी। जैसे सरकार वहाँ होगी वैसा ही यहाँ कानून बनेगा। यहाँ बहुत लिबरल प्रिंसिपल्स आए पढ़ाई को लेकर, बराबरी देने को लेकर भारत के लोगों को। ये पहला ऐसा एक्ट है जहाँ ब्रिटिश सरकार ने माना कि पूरे भारत पर हमारा राज है और अब हमें यहाँ पर ऑफिशियल टाइटल चेंज कर देने चाहिए, और अब हमें मान लेना चाहिए कि भारत अब हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, अब उसे बना दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन बना? विलियम बेंटिक। गवर्नर जनरल को सिविल और मिलिट्री अफेयर्स पर भी परमिशन मिल गई। जो बॉम्बे और मद्रास के पास कानून बनाने की शक्ति थी वो उनसे छीन ली गई और वो टोटली दे दी गई गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को।
यानी सेंट्रलाइजिंग एक्ट है। ये सारी ताकत गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पास आ रही है। एक लॉ मेंबर अपॉइंट किया गया और अब फिर से 3 से जो काउंसिल थी गवर्नर जनरल की, उसमें 3 मेंबर से कितने हो गए, 4 मेंबर्स हो गए फिर से। ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली को यहाँ पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया गया। चाइना के साथ व्यापार और चाय का व्यापार, उसमें भी मोनोपोली ख़त्म कर दी गई और अब ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन के रह गई थी। इस एक्ट में कोशिश की गई थी कि जो उस वक्त सिविल सर्विसेज होती थी उसमें ओपन कंपटीशन कर दिया जाए, लेकिन ये बहुत ही बुरी तरीके से फेल हो गया क्योंकि उसका बहुत ही ज़्यादा विरोध हुआ इंग्लैंड में भी, और यहाँ के ऑफिसर्स भी नहीं चाहते थे कि भारतीय लोग सिविल सर्विसेज में आए। ये फाइनली इम्प्लीमेंट 1850 के बाद ही हो पाएगा। उसके अलावा यहाँ पे हुआ अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी, गुलामी की जो प्रथा थी उसे 1843 में बैन कर दिया गया था भारत में। अब हम देखेंगे आखिरी चार्टर एक्ट ऑफ 1853। ये लास्ट चार्टर एक्ट था और इसने बहुत ही इम्पोर्टेंट चेंजेस किए इंडियन लेजिस्लेशन में। कंपनी का एडमिनिस्ट्रेशन इम्प्रूव करने के लिए एक रिपोर्ट बनाई थी गवर्नर जनरल डलहौजी ने, और उसी की रिपोर्ट पे ये जो एक्ट था चार्टर एक्ट ऑफ 1853 ये बेस्ड था। पहली बार लेजिस्लेटर और एग्जीक्यूटिव के जो फंक्शंस थे उनको अलग अलग किया गया। गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी ना 4 मेंबर्स की, उसमें अलग अलग कर दिया गया। अब कुछ का जो काम था वो टोटली लेजिस्लेचर था और कुछ का काम एकदम एग्जीक्यूटिव कर दिया गया। इस जो रिक्रूटमेंट था कंपनी के एम्प्लॉयज़ का, अब उसको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के थ्रू करने लगे। तो सिविल सर्विसेज के लिए अब ओपन कंपटीशन होने लगा। इस एक्ट के बाद ये शुरू किया गया था। मैकॉले कमेटी बनाई गई थी सिविल सर्विसेज के रिक्रूटमेंट के लिए। इस एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी का जो भारत पर शासन है वो और एक्सटेंड किया गया, लेकिन इस बार इन्होंने टाइम पीरियड फिक्स नहीं किया। ब्रिटिश सरकार का अब एम यही था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को हम 20 साल नहीं टिकने देंगे। कंपनी तो ऑफिशियली हटानी है और उसी टाइम बाई चांस 1857 में क्रांति हो गई थी और उन्हें बहाना मिल गया कंपनी को हटाने का, और फिर 1858 में जो पूरा राज था वो ऑफिशियली गवर्नमेंट ने अपने हाथ में ले लिया।